हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो हमारा पेपर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो 2025-26 सेशन का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो इससे पहले हमने ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर को कवर किया है। वो जो सिलेबस है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स का जो पेपर है वो भी कवर किया है। जो न्यू सिलेबस है उसमें इसका नाम चेंज करके आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स कर दिया है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं उसमें वो सभी सेम हैं। इसके अलावा आज हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में। इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं और कुछ जो टॉपिक हैं वो अब कट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने सिलेबस से इसे मैच कर लीजिए। तो आप उन्हीं चीज़ों को कीजिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, अदरवाइज आप उन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस वीडियो को हम प्रीवियस सिलेबस और ये वाला सिलेबस इसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो जो नई चीजें ऐड हुई हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडिया में हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, एजुकेशन कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे प्रीवियस सिलेबस में भी था और इसमें भी है, लेकिन इसमें जो नई चीज ऐड हुई है वो है एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि हमें इंडिविजुअल, सोशल और डेमोक्रेटिक एम्स की बात करनी है। इसके अलावा कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, इन सभी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस की फाउंडेशन है। ये सिर्फ नॉलेज लेने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सोसाइटी के कैरेक्टर को शेप करने का एक पावरफुल टूल है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी इंडिया के कंटेक्स्ट में एजुकेशन को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, नेशनल इंटीग्रेशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक जो माध्यम है वो माना जाता है। तो फिलोसफिकली देखा जाए तो एजुकेशन का एम होता है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा की अवधारणा की बात करें तो एजुकेशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के 3 वर्ड से आया है, एडुकेयर, एडुकियर और एडुकेटम। तो एडुकेयर का मतलब होता है टू नरिश और टू ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करना। एडुकेयर का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट यानी कि बच्चों के अंदर छुपी हुई एबिलिटीज को बाहर निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल के अंदर जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करना भी है। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ तक चलता है। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल सभी तरीकों से होता है, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी। तो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन का पाथ माना गया है। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन में देखते हैं कि अलग अलग थिंकर्स ने एजुकेशन को अपने पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि एजुकेशन इंसान के अंदर मौजूद पूर्णता को प्रकट करती है। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इसके अलावा जॉन डेवी कहते हैं कि एजुकेशन कंटिन्यूस जो रिकंस्ट्रक्शन है एक्सपीरियंसेस का वो है। रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग एजुकेशन इंसान के जीवन को पूरे एग्जिस्टेंस के साथ हार्मनी में लाती है। तो इन सभी डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि एजुकेशन सिर्फ बुक लर्निंग नहीं है, बल्कि टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। अब स्कोप ऑफ एजुकेशन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो जो एजुकेशन के स्कोप हैं वो काफ़ी वाइड और डायनामिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में एजुकेशन इंडिविजुअल के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। तो साथ ही क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, वैल्यूज और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी ये डेवलप करती है। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एजुकेशन सोशल चेंज का पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ये हेल्प करती है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में, सोशल हार्मनी को प्रमोट
प्रमोट करने में, इसके अलावा इक्वालिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी जैसे वैल्यूज को डेवलप करने में। करिकुलम के पर्सपेक्टिव से अगर हम इस चीज को देखें तो एजुकेशन के स्कोप में साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, वोकेशनल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, ये सभी चीजें शामिल है। तो मॉडर्न एजुकेशन स्किल बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर काफी फोकस करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की, यानी कि स्कोप क्या है इस चीज में। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, मास मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो हर एजेंसी लर्नर के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। इसके बाद हम कंटेम्प्रेरी इंडिया के कंटेक्स्ट में स्कोप की अगर बात करते हैं तो आज के इंडिया में जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों पर काफ़ी फोकस करती है। जैसे कि NEP 2020 हॉलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन को एम्फेसाइज करती है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। जो ये वाला टॉपिक है ये नए सिलेबस में ऐड हुआ है, ये जो प्रीवियस सिलेबस है उसमें नहीं था। तो जो एजुकेशन के एम्स हैं वो टाइम, प्लेस और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं। सबसे पहले है इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। इस एम का फोकस होता है लर्नर के इनेट पोटेंशियल को डेवलप करना, यानी कि जो पोटेंशियल उसके अंदर ऑलरेडी है। इसके मेन एस्पेक्ट्स होते हैं फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट। उसके अलावा इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और टैलेंट का डेवलपमेंट, फिर मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके अलावा सेल्फ रियलाइजेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर यहाँ पर बात करें तो इससे क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के बारे में जानने का मौका मिलता है। इसके अलावा ये सेल्फ कॉन्फिडेंट को प्रमोट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को उसकी पर्सनल हैप्पीनेस को अचीव करने में। इसकी लिमिटेशंस में देखते हैं कि अगर सिर्फ इंडिविजुअल एम पर फोकस हो जाए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है इग्नोर हो सकती है। इसके बाद सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो सोशल एम का फोकस होता है इंडिविजुअल को सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाना। इसके जो की एस्पेक्ट्स की बात करें, इसके कुछ मुख्य पक्षों की अगर यहाँ पर बात करें तो सोशल एडजस्टमेंट और कोऑपरेशन को बढ़ाना। इसके अलावा कल्चर का प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन करना, इक्वालिटी, टॉलरेंस और जस्टिस जैसे वैल्यूज को प्रमोट करना और नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल हार्मनी जैसी चीज़ों को प्रमोट करना। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे क्या होता है, सोशल यूनिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कल्चरल कंटिन्यूटी जो है वो भी मेंटेन होती है। लिमिटेशन की बात करें तो ज़्यादा फोकस से जो इंडिविजुअलिटी है किसी भी इंसान की वो सप्रेस हो सकती है अगर हम सिर्फ सोशल एम्स पर अगर फोकस करेंगे। इसके बाद डेमोक्रेटिक एम्स की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन का एम होता है इन्फॉर्म्ड, एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन किसी भी इंडिविजुअल को बनाना। इसके की एस्पेक्ट्स होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनैलिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा लीडरशिप और सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड एजुकेशन सिस्टम इंडिविजुअल, सोशल और डेमोक्रेटिक एम्स को इंटीग्रेट करता है, उन्हें एक साथ मिलाकर चलता है। इसके बाद जो एक टेबल दी गई है, हम इस टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड स्कूलिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, इन सभी चीज़ों के बीच में जो हमें डिफरेंसेस हैं वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। इसमें बताया गया है कि एजुकेशन एक ब्रॉड और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये सिर्फ स्कूल या डिग्री तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन का मतलब है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें आ जाते हैं बॉडी, माइंड, वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सभी चीज़ें। उसके बाद जो एजुकेशन है वो होम, स्कूल, सोसाइटी और लाइफ एक्सपीरियंस से होती है। ये हॉलिस्टिक और वैल्यू बेस्ड होती है। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि एजुकेशन इज़ अ अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर सभी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं स्कूलिंग की। तो स्कूलिंग का मतलब होता है फॉर्मल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस में होती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। तो जो स्कूलिंग है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, यहाँ पर फिक्स्ड सिलेबस होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है और एग्जामिनेशन भी यहाँ पर होती हैं। स्कूलिंग का जो फोकस होता है वो एकेडमिक अचीवमेंट पर होता है, सर्टिफिकेशन पर होता है,
प्रमोशन पर होता है। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो स्कूलिंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन बट एजुकेशन इज मच वाइडर देन स्कूलिंग। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो स्कूलिंग है वो एजुकेशन का पार्ट है, लेकिन एजुकेशन स्कूलिंग से काफ़ी एक बॉर्डर एस्पेक्ट जो है वो है। अब लर्निंग में देखते हैं कि लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। जब हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलते हैं तो हमारे बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आते हैं। लर्निंग में जो लर्निंग है वो कहीं भी हो सकती है, क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है, क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है, और जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग होती है, बर्थ टू डेथ तक वो चलती रहती है। टीचर हो या ना हो, लर्निंग फिर भी होती है। इसके अलावा सिंपली एक चीज़ याद रखिए कि लर्निंग इज द हार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं तो हम इसका मतलब है कुछ सीख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो जो ट्रेनिंग का फोकस होता है वो किसी स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करना होता है, जैसे कि टीचिंग स्किल, टेक्निकल स्किल और वोकेशनल स्किल। ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल होती है, जॉब ओरिएंटेड होती है, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म होती है। यानी कि ट्रेनिंग ऐसी चीज़ होती है कि अगर हमें कोई चीज़ इन फ्यूचर करनी है तो हम उस चीज़ की ट्रेनिंग लें, उस चीज़ को सीखें। तो ये शॉर्ट टर्म होती है, कुछ टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाती है। तो ट्रेनिंग का आउटकम होता है स्किल मास्टरी करना, कॉम्पिटेंस। और इसके अलावा इसमें एक डिफरेंस देख सकते हैं हम कि एजुकेशन जो है वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होती है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो स्किल ओरिएंटेड होती है। इसके बाद हम टीचिंग की अगर बात करें तो टीचिंग का मतलब होता है लर्निंग को फैसिलिटेट करना। तो टीचिंग एक प्लान्ड और प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है जिसमें टीचर का रोल होता है गाइड करना, एज अ फैसिलिटेटर वर्क करना, एज अ मोटिवेटर वर्क करना। इसके अलावा जो टीचिंग है वो अपने आप में कोई एजुकेशन नहीं है, बल्कि इट इज़ अ मीन्स टू अचीव एजुकेशन। यानी कि जब हम कोई एजुकेशन को अचीव करते हैं तो वहाँ पर जो टीचिंग है उसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सिस्टमैटिक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन और कंटेंट। तो इंस्ट्रक्शन ज़्यादा फॉर्मल होती है, ज़्यादा डायरेक्टिव होती है, और सब्जेक्ट में जो मैटर है वहाँ उस पर जो इंस्ट्रक्शन में है काफ़ी फोकस किया जाता है। यहाँ लर्नर का रोल होता है रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो जो टीचिंग है वो इंटरैक्टिव होती है और इंस्ट्रक्शन इज मोर वन वे। यानी कि टीचिंग में जो स्टूडेंट और टीचर है वो इंटरेक्शन करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन में केवल जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन बच्चों को देता है, वहां पर उनको चीजें सिखाता है। इसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन की बात करते हैं तो एजुकेशनल एक वाइटल प्रोसेस है जो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को शेप करता है। ये सिर्फ नॉलेज देने का काम नहीं करता, बल्कि वैल्यू, स्किल्स और एटीट्यूड्स को डेवलप करता है जो मीनिंगफुल लाइफ के लिए काफी जरूरी होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी और मीडिया को कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारे पुराने सिलेबस में भी था और नए सिलेबस में भी सेम है। तो इसमें हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की। तो सबसे पहले हमने बात की कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमें हर जगह हर समय मिलती रहती है। तो अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन और कैसे स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी और मीडिया एक लर्नर को ओवरऑल डेवलप करने में क्या जो उनका रोल है वो होता है, क्या रोल प्ले वो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। सो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर दो सोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच एजुकेशन इज इम्पार्टेड टू एन इंडिविजुअल। यानी कि जिन माध्यमों के थ्रू हमें नॉलेज, वैल्यूज, कल्चर और स्किल्स मिलती हैं उन्हें एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो ये एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हेल्प करती हैं फिजिकल डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट करने में, सोशल, मोरल और जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो करने में। तो इन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर्मल एजेंसी जो कि होती हैं स्कूल, इनफॉर्मल एजेंसी में आ जाती हैं फैमिली और कम्युनिटी, और मॉडर्न एजेंसी में आ जाता है मीडिया। तो अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं
स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि विद्यालय शिक्षा की एक एजेंसी। तो स्कूल एजुकेशन की फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी होती है। तो स्कूल में एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, ट्रेन टीचर्स होते हैं, रूल्स, डिसिप्लिन और इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सब भी स्कूल में होता है। अब रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन में देखें तो स्कूल फॉर्मल नॉलेज और एकेडमिक स्किल्स प्रोवाइड करता है, चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और कोऑपरेशन सिखाता है, सोशल इंटरेक्शन और लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी देता है। इसके अलावा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। और इंडियन कंटेक्स्ट में स्कूल्स की बात करें तो ये इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। उसके बाद फैमिली एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो फैमिली एजुकेशन की फर्स्ट एंड मोस्ट नेचुरल एजेंसी होती है, यानी कि जो बच्चे की एजुकेशन है वो स्कूल से पहले घर से शुरू होती है। अब फैमिली का रोल इसमें क्या है? फैमिली चाइल्ड को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लैंग्वेज, हैबिट्स और मैनर्स सिखाती है, मॉरल वैल्यूज और डिसिप्लिन डेवलप करती है। इसके अलावा एटीट्यूड, बिलीफ्स और पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करती है। स्कूल एजुकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है किसी बच्चे की, वो भी घर से ही बनती है, उसकी फैमिली उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में फैमिली सिखाती है कि बड़ों का आदर कैसे करें, कल्चरल वैल्यूज उनको सिखाती है। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको भी इनकलकेट करती है। तो जो फैमिली है वो किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है। अब कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन में देखते हैं, कम्युनिटी का मतलब होता है एक सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चा रहता है। इसमें इंक्लूड होता है नेबरहुड्स, अपना नेबरहुड, पीयर ग्रुप, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसी कुछ चीज़ें। अब कम्युनिटी का रोल क्या है इस एजुकेशन में? तो कम्युनिटी सोशल एडजस्टमेंट में हेल्प करती है, कल्चर और ट्रेडिशंस ट्रांसमिट करती है। इसके अलावा इनफॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो होती है उसके चांसेस भी बच्चे को देती है, कोऑपरेशन, टॉलरेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है, और स्कूल को रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो कम्युनिटी से बच्चा रियल लाइफ सिचुएशंस को समझता है, उनको सीखने में उसको हेल्प मिलती है। हम मीडिया की बात करें तो आज के टाइम में मोस्ट पावरफुल और मॉडर्न एजेंसी ऑफ एजुकेशन वो है मीडिया। तो मीडिया में न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें आती हैं। अब जो मीडिया का रोल की बात करें तो मीडिया टेक्स्ट बुक से हटकर जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करती हैं, सोशल, पॉलिटिकल और ग्लोबल इश्यूज़ पर अवेयरनेस क्रिएट करती है, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को भी काफ़ी सपोर्ट करती है, और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन और वैल्यूज जो फॉर्मेशन है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया में डिजिटल मीडिया ने एजुकेशन को एक्सेसिबल और काफ़ी फ्लेक्सिबल बना दिया है। अब इन सभी का एक छोटा सा कंक्लूजन देखें तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का रोल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैमिली फाउंडेशन रखती है, जो स्कूल है वो स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक लर्निंग देता है, कम्युनिटी जो है वो सोशल एक्सपीरियंसेस बच्चे को प्रोवाइड करती हैं, और मीडिया नॉलेज और अवेयरनेस को काफ़ी एक्सपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंशलिज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कनेक्शनिज्म, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स के अलावा जो लास्ट टॉपिक है हमारा कनेक्शनिज्म, ये नए सिलेबस में नहीं है, और बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस और इसकी सेम है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के दर्शन हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, करिकुलम कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स क्या होने चाहिए किसी बच्चे के लिए, और टीचर और लर्नर का क्या क्या जो रोल है वो होना चाहिए। तो एजुकेशन का वाई, व्हाट, हाउ, ये सभी जो चीज़ें हैं वो फिलॉसफी डिसाइड करती है। तो इस टॉपिक में हम आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सटेंशलिज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियलिज्म की। तो इसके मीनिंग और ओरिजिन की बात करें तो आइडियलिज्म एक एंशिएंट फिलॉसफी है, और इसके मेन थिंकर्स हैं प्लेटो, सोक्रेटिस, कांट और हेगल। तो आइडियलिज्म ये कहता है कि वास्तविकता भौतिक नहीं बल्कि विचारात्मक और आध्यात्मिक होती है, यानी कि आइडियाज एंड माइंड आर मोर रियल देन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो जो हमारे आइडियाज हैं और माइंड्स हैं वो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती
होती हैं उनसे काफ़ी रियल होते हैं। और जो आइडियलिज्म के कुछ फिलोसफिकल अजम्पशंस होते हैं, इसके अकॉर्डिंग यानी कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है, वो है स्पिरिचुअल और मेंटल, और नॉलेज रीजनिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से मिलता है। और इनके अकॉर्डिंग ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो आइडियलिस्टिक एजुकेशन का जो मेन एम होता है वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन करना, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, इंटेलेक्चुअल और जो रीजनिंग पावर है उसका डेवलपमेंट करना। इसके अलावा जो एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज है यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं, उन सभी चीज़ों का जो कल्टीवेशन है वो करना। अब जो करिकुलम की इसमें बात करें तो आइडियलिज्म में करिकुलम फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, एथिक्स, रिलीजन, आर्ट्स इन सब चीज़ों पर फोकस करता है, क्योंकि ये जो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टर बिल्डिंग करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। आइडियलिज्म के थ्रू जो टीचिंग मेथड्स होने चाहिए वो होना चाहिए लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड, और इसके अलावा इमिटेशन एंड जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो। आइडियलिज्म में जो के अकॉर्डिंग टीचर का रोल होना चाहिए कि जो टीचर है वो सेंट्रल पोजीशन में होता है, बच्चों का रोल मॉडल होता है, और वो वही टीचर बच्चों को मोरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो देता है। यहाँ पर लर्नर का रोल क्या होना चाहिए? लर्नर का रोल काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि जो लर्नर है वो नॉलेज को थिंकिंग और रीजनिंग से गेन करता है। इसकी कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो मोरल और जो वैल्यू एजुकेशन है उस पर ये एम्फेसाइज करता है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम पर फोकस करता है। इसके अलावा डिसिप्लिन और कैरेक्टर फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड करिकुलम जो है वो यहाँ पर उसकी डिमांड होती है। इसकी कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस की बात करते हैं तो मेरिट्स में सबसे पहले आ जाता है मोरल वैल्यूज, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। लेकिन लिमिटेशंस में यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ और साइंस को नेग्लेक्ट किया गया है, और ये जो आइडियलिज्म है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी इग्नोर करती हैं। यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। इसके बाद हम नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद की बात करें तो इसका मीनिंग होता है, नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि यहाँ पर जो मेन फोकस है वो नेचर पर है। इसके मेन थिंकर्स हैं रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन। नेचुरलिज्म में कहा गया है कि एजुकेशन को नेचर के लॉज को फॉलो करना चाहिए, यानी कि सभी जो चीजें हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो कुछ फिलोसफिकल अजम्पशंस की इसमें बात करते हैं तो ये कहते हैं कि नेचर रियल है, एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि बच्चा खुद से अगर नेचुरली कोई चीज़ सीखता है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा जो लर्निंग होती है वो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के थ्रू होती है। एम्स ऑफ एजुकेशन इसमें है कि नेचुरल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है। एनवायरमेंट के साथ जो एडजस्टमेंट करना है वो जो बच्चा है वो सीख जाता है। यहाँ पर करिकुलम में मैथ, साइंस, नेचर स्टडी, फिजिकल एजुकेशन ऐसी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। टीचिंग मेथड्स में यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, प्ले वे मेथड्स ये सब यूज़ किए जाते हैं। रोल ऑफ टीचर में यहाँ पर जो टीचर होता है गाइड और फैसिलिटेटर होता है, चाइल्ड की नेचुरल ग्रोथ में इंटरफेयर नहीं करता है। यहाँ पर जो लर्नर होता है वो फ्री होता है, एक्टिव होता है और अपने ही एक्सपीरियंस से नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचर के बीच वो सभी चीज़ें सीखता है। यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है उसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन, लर्निंग थ्रू नेचर, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पर एम्फेसाइज किया गया है। इसके कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस की बात करें तो मेरिट्स में होता है यहाँ पर बच्चे को फ्रीडम मिलती है, इंडिविजुअलिटी उसकी निखर कर आती है, एक्सपीरियंटल जो लर्निंग है वो होती है। लिमिटेशंस में यहाँ पर जो मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसकी कमी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म की, यानी कि प्रयोगवाद की। इसके मीनिंग की बात करें तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो एक मॉडर्न फिलॉसफी है। इसके जो थिंकर्स हैं वो है जॉन डुई और विलियम जेम्स। प्रैग्मेटिज्म में एक्शन, एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि प्रयोगवाद इसके वर्ड में ही है, प्रयोग करके कुछ चीज़ें सीखना। जब बच्चा अपने खुद के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें गलत करके उसको ठीक करता है, वो बार बार अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है, तो यही होता है प्रैग्मेटिज्म।
इसके कुछ फिलोसफिकल अजम्पशंस में देखते हैं कि नॉलेज इसमें डायनेमिक होती है, लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चा अपना खुद का एक्सपीरियंस करता है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, तो उसी को यहाँ पर लर्निंग माना गया है। यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं उनको एज़ अ प्रैक्टिस टेस्ट किया जाता है, यानी कि वो कितनी प्रैक्टिस करता है और अपने थ्रू, अपनी गलतियों के थ्रू कितना सीखता है। एम्स ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर सोशल एफिशिएंसी, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, यहाँ इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। करिकुलम में फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, साइंस, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, लाइफ स्किल्स, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया है। टीचिंग मेथड्स में प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब काम आते हैं। रोल ऑफ टीचर, यहाँ पर जो टीचर होता है वो को लर्नर होता है, फैसिलिटेटर होता है, एक गाइड की तरह काम करता है। लर्नर का रोल होता है एक्सपेरिमेंटल, सोशल और एक्टिव। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होती है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है, एजुकेशन फॉर लाइफ एंड वर्क यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काफ़ी फोकस किया जाता है। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की बात करें तो प्रैक्टिकल, डेमोक्रेटिक और एक्टिव लर्निंग, जो एक्टिव लर्निंग यहाँ पर होती है, लिमिटेशंस में मोरल और थियोरेटिकल डेप्थ जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर बात करें तो इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है इंडिविजुअल की फ्रीडम पर, उसकी चॉइस पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। इसके कुछ मेन थिंकर्स थे जीन पॉल, नीत्शे और सार्त्र। तो इसके अब जो फिलोसफिकल एजम्पशंस हैं, कुछ दार्शनिक मान्यताएं हैं, वो ये हैं कि एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस, यानी कि जो अस्तित्व है वो सार से पहले आता है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल चॉइस होती है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और वैल्यूज पर्सनल और सब्जेक्टिव यहाँ पर होती हैं। इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन में सेल्फ अवेयरनेस, इंडिविजुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना है, उन चीज़ों को बढ़ाना है। करिकुलम में यहाँ पर कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता। ह्यूमैनिटीज़, आर्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ें एग्जिस्टेंशियल के करिकुलम में आती है। टीचिंग मेथड में डायलॉग, डिस्कशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाएंगी। रोल ऑफ टीचर यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ डिस्कवरी में गाइड करना, यानी कि जो टीचर होता है वो किसी भी इंडिविजुअल को उसकी सेल्फ डिस्कवरी करने में गाइड करता है। यहाँ पर लर्नर का रोल होता है कि लर्नर एकदम फ्री होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है और सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यानी कि वो अपने डायरेक्शन खुद चूज करता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी यहाँ पर आती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, क्रिएटिविटी और पर्सनल जो मीनिंग है उसका पता चलता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स इसमें होती है कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट यहाँ पर की जाती है, लेकिन लिमिटेशन में जो स्ट्रक्चर और सोशल फोकस है वो थोड़ा कम होता है। ह्यूमैनिज्म की बात करें, यानी कि मानवतावाद की बात करते हैं, ह्यूमैनिज्म फोकस करता है ह्यूमन डिग्निटी पर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। इसके जो मेन थिंकर्स थे वो थे मास्लो और कार्ल रोजर्स। इसमें जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इमोशनल और सोशल ग्रोथ पर फोकस किया जाता है। इनका मेन एम होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट और इमोशनल सोशल ग्रोथ को अचीव करना। इसके बाद इसके कुछ जो करिकुलम्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो करिकुलम्स में आ जाते हैं आर्ट, लाइफ स्किल, वैल्यू एजुकेशन और सोशल साइंस। टीचिंग मेथड्स में यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड मेथड यूज किए जाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर होती है। रोल ऑफ टीचर में जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर भी होता है और बच्चों का काउंसलर भी होता है। रोल ऑफ लर्नर में जो लर्नर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और सेल्फ मोटिवेटेड वो होता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो सपोर्टिव क्लासरूम क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। इमोशनल वेलबींग यहाँ पर जो है उस पर फोकस किया जाता है, उस पर बल दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो टीचर और स्टूडेंट की एम्पैथी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर यानी कि जो मेन स्ट्रेस होता है वो दिया जाता है लाइफ स्किल्स पर और वैल्यू एजुकेशन पर। मेरिट्स और लिमिटेशन की बात करें तो मेरिट्स में यहाँ पर आ जाएगा कि इमोशनल डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो लिमिटेशन में देखते हैं यहाँ पर जो एकेडमिक जो रिगोर है वो कम हो जाता है, यानी कि शैक्षणिक कठोरता है
इसकी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म की। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद ये कहता है कि लर्नर खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि वो अपनी नॉलेज को खुद बनाता है। जैसे कि उनका ये मानना है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके दौरान वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि जीन पियाजे, लिव वाइगोत्स्की। इसके अलावा जब हम इसके जो फिलोसफिकल अजम्पशंस है, दार्शनिक मान्यताएं हैं, उनकी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि नॉलेज को बनाया जाता है, ना कि ट्रांसमिटेड। उसे एक दूसरे की सहायता से आगे नहीं भेजा जाता। इसके अलावा लर्निंग सोशल और कंटेक्चुअल होता है, यानी कि अधिगम जो है वो सामाजिक और संदर्भात्मक होता है। अब इसके एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाता है। इसका जो करिकुलम होता है वो भी जो फ्लेक्सिबल होता है और इंटीग्रेटेड करिकुलम्स इसमें होता है। टीचिंग मेथड्स की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर का होता है और स्काफ फोल्डर का होता है। स्काफ फोल्डिंग का मतलब होता है जब किसी बच्चे को लर्निंग के दौरान, उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के दौरान कोई मुश्किल आ रही है तो वहां पर टीचर उसको थोड़ा सा सपोर्ट देता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर ले। उसके बाद यहाँ पर रोल ऑफ लर्नर की बात करें तो यहाँ पर लर्नर का रोल होता है काफी एक्टिव और रिफ्लेक्टिव। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर सिखाई जाती है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड असेसमेंट जो है वो यहाँ पर होता है। इसकी कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस में देखें तो मेरिट्स इसके ये है, इससे कोई भी बच्चा है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन लिमिटेशंस में ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके बाद कनेक्शनिज्म यानी कि संयोजनात्मक वाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि इसका जो बेस है वो है एडवर्ड थोरनडाइक, और इसमें जो लर्निंग होती है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कनेक्शन से होती है। इसके एम्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें हैबिट फॉर्मेशन और स्किल डेवलपमेंट आ जाता है। फिलोसफिकल अजम्पशंस में देखते हैं कि लर्निंग इज मैकेनिकल एंड इंक्रीमेंटल, यानी कि अधिगम जो है वो यांत्रिक और क्रमिक होता है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस होती है, जब हम किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो लर्निंग है काफी मजबूत होती है, काफी स्ट्रेंथन यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद जो करिकुलम होता है वो स्किल बेस्ड होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पर जो फोकस है वो स्किल पर किया जाता है ताकि बच्चे जो नई नई स्किल्स हैं उनको डेवलप करें। मेथड्स ऑफ टीचिंग में ड्रिल एंड प्रैक्टिस यूज की जाती है, रीइंफोर्समेंट यूज किया जाता है ताकि बच्चे को कोई मोटिव मिले कि वो उस चीज को क्यों सीख रहा है। और ड्रिल एंड प्रैक्टिस में जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज जो है, वो लर्निंग जो है काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। यहाँ पर जो रोल ऑफ टीचर होता है वो होता है रीइंफोर्समेंट को प्लान करना, स्टिमुलस को प्लान करना, ताकि बच्चा कहीं पर भी डीमोटिवेट खुद को फील ना करे। लर्नर का रोल यहाँ पर होता है कि लर्नर चीजों पर प्रतिक्रिया देता है, यानी कि वो रिस्पॉन्ड करता है और बार बार प्रैक्टिस यहाँ पर करता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर ड्रिल, प्रैक्टिस और रिपीटेशंस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, फोकस किया जाता है। और जब हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं और फीडबैक का भी जो यूज़ है इस टाइप की टीचिंग में किया जाता है, ताकि जो बच्चे से हमें फीडबैक भी मिलता रहे कहाँ पर जो कमी बच्चे में देखने को मिल रही है। उसके बाद सुटेबल स्किल ट्रेनिंग और हैबिट फॉर्मेशन यहाँ पर करवाई जाती है। स्ट्रक्चर्ड और सीक्वेंशियल करिकुलम इसमें होता है। लर्निंग आउटकम्स आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, यानी कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन्हें मापा जा सकता है। एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, मेजरेबल आउटकम और स्किल बेस्ड लर्निंग, ये हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस की। तो मेरिट्स यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो स्किलफुल लर्निंग हमें देखने को मिलती है जो बच्चे को आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन लिमिटेशन में देखें तो यहाँ पर जो क्रिएटिविटी और हायर थिंकिंग है वो थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है क्लासिकल इंडियन पर्सपेक्टिव, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांता दर्शन, सांख्य दर्शन। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे प्रीवियस सिलेबस में भी था और नए सिलेबस में भी बिल्कुल सेम है। तो इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिर्फ नॉलेज का एक्विजिशन नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन, मोरल प्यूरिफिकेशन और मोक्ष या लिबरेशन का एक पावरफुल मीडियम माना गया है। तो एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एजुकेशन, वहां पर एजुकेशन का मेन एम था माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों चीजों का हार्मोनियस डेवलपमेंट करना। तो अभी
इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेदांता दर्शन, सांख्य दर्शन ने इंडियन एजुकेशन के एम्स, करिकुलम, मेथड्स ऑफ वैल्यू को कैसे शेप किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, इसके फिलोसफिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बुद्धिज्म की जो फाउंडेशन थी वो गौतम बुद्धा ने 6th सेंचुरी बीसी में रखी थी। इसका जो फोकस है यानी कि बुद्धिज्म का जो मेन फोकस है वो है रैशनल थिंकिंग पर, एथिकल कंडक्ट पर और मेंटल डिसिप्लिन पर। तो बुद्धिज्म कहता है कि हमें किसी भी चीज पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, यानी कि जो बौद्ध दर्शन है वो अंधविश्वास को अस्वीकार करता है और कहता है कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और राइट अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा अच्छी है, वो इन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। उसके बाद हम कुछ बेसिक फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं जो कि है 4 नोबल ट्रूथ, यानी कि 4 आर्य सत्य, 8 फोल्ड पाथ, मिडिल पाथ, अनित्य, दुख और अनंत। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट। अब बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मेन एम होता है अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, यानी कि नैतिक एवं जो चारित्रिक विकास होता है वो। उसके बाद जो इनका एम है वो है मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट। इसके बाद मेंटल प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि ये कहते हैं कि अपनी आत्मा की शुद्धि करो और अपने आप को अनुशासन में रखो। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ विजडम, मोरालिटी और मेडिटेशन, ये जो है बुद्धिज्म जो है वो मेडिटेशन पर काफी फोकस करता है। उसके बाद इसके करिकुलम की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ त्रिपिटका और जो विनय, सुत, अभिधम, इन सभी स्टडीज को पढ़ने के लिए फोकस करता है। उसके अलावा लॉजिक, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लैंग्वेज सच एज पाली एंड संस्कृत, इन सभी जो ये लैंग्वेज है, पाली लैंग्वेज हो गई, संस्कृत लैंग्वेज हो गई, इन सभी चीज़ों को भी इनके करिकुलम में ऐड किया गया है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, मेडिसिन और जो एस्ट्रोनॉमी है यानी कि ज्योतिष शास्त्र जो है, इसके अलावा मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन को बुद्धिज्म करिकुलम में ऐड किया गया है। इसके बाद हम इनके जो मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो यहाँ पर डिस्कशन और डायलॉग, उसके अलावा मेडिटेशन और जो कंटेम्पलेशन हो गया, यानी कि ध्यान करना, स्मरण करना, मनन करना किसी चीज़ का, ऑब्जर्वेशन करना, रीजनिंग करना, ये सभी जो मेथड्स हैं टीचिंग के यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो टीचर और लर्नर का रोल होता है, जो टीचर होते हैं वो भिक्षु या फिर आचार्य होते हैं, ये मोरल गाइड और स्पिरिचुअल मेंटल होते हैं, मेंटोर होते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉरली गाइड करते हैं और उनको कैसे स्पिरिचुअली खुद को डेवलप करना है इसके लिए वो उनको सुझाव देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो लर्नर का जो रोल होता है, लर्नर की जो लाइफ है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस उनको अच्छे से करनी चाहिए और एथिकल कंडक्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अभी हम इसके कुछ एजुकेशनल सिग्निफिकेंस को देखें तो यहाँ पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी का ये मानना है कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ और जो नॉन वायलेंस है उसका प्रमोशन होना चाहिए। उसके अलावा जो कोई भी इंसान है उसमें मेंटल डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर उसको आना चाहिए। अब इसकी जो क्रिटिसिज्म भी हुआ है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी की हैं, तो वो ये है कि यहाँ पर सन्यासी जीवन पर अधिक बल दिया गया है और जो भौतिक और जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी उपेक्षा की गई है, यानी कि उसे नेग्लेक्ट किया गया है। जो आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, उसे बुद्धिज्म फिलॉसफी में नेग्लेक्ट किया गया है। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो किया गया है सन्यासी जीवन पर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जैनिज्म की, जैन धर्म की। इसके फिलोसफिकल बैकग्राउंड में देखें तो जैनिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड महावीरा। इसका मेन फोकस जो है वो है सेल्फ प्यूरिफिकेशन पर, यानी कि अपनी आत्मा, अंतरात्मा को एकदम प्योर बनाना थ्रू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करके। इसके बेसिक फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि रत्न त्रय और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड कंडक्ट। और ये कर्मा थ्योरी पर काफ़ी बिलीव करते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं उसका फल हमें आगे ज़रूर मिलेगा। उसके बाद अनेकांतवाद और अहिंसा जैसी चीज़ों को भी ये जो है काफ़ी मानते हैं कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म में है कि अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, मोरल प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन, यानी कि अपने आचरण को अच्छा बनाना। उसके अलावा सेल्फ कंट्रोल रहना, खुद को सेल्फ कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन रहना और प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा का जो प्रमोशन है वो करना। इसमें जो करिकुलम होता है, करिकुलम में देखते हैं
हैं कि जैन स्क्रिप्चर्स जैसे कि जो आगम होते हैं, आगम ग्रंथ होते हैं, वो यहाँ पर सिखाए जाते हैं। एथिक और जो मोरल फिलॉसफी है वो सिखाई जाती है। इसके अलावा लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जो है यहाँ इसके करिकुलम में ऐड होती है। जैनिज्म में जो मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं वो जो होते हैं, एक तो होता है सेल्फ स्टडी और रिफ्लेक्शन, डिस्कशन एंड डिबेट, मोरल इंस्ट्रक्शन यानी कि नैतिक उपदेश देना। उसके अलावा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि जैनिज्म में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन किसी भी स्टूडेंट को या लर्नर को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर जो टीचर होता है वो एज अ गुरु होता है, वो स्पिरिचुअल लीडर होता है जो कि सन्यासी जीवन को या फिर जो मोरल डिसिप्लिन है उस पर एम्फेसाइज करता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, उस पर बल देता है। यहाँ पर जो लर्नर का रोल होता है, लर्नर को काफ़ी स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, एथिकल प्रैक्टिस यहाँ पर उसे करनी पड़ती है और एक अच्छा जो अपनी अच्छी जो लाइफ है विद डिसिप्लिन वो फॉलो करनी पड़ती है। अब इसके एजुकेशनल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ और नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, डिसिप्लिन जो पर्सनैलिटी है, इन सब चीज़ों को डेवलप करने की बात की गई है। इसकी जो क्रिटिसिज्म की बात करें, आलोचना की बात करें, तो यहाँ पर जो फोकस है वो तपस्या पर, वो संन्यास पर किया गया है और जो वर्ल्डली एजुकेशन है यानी कि जो सांसारिक शिक्षा है उस पर यहाँ पर उसको थोड़ा नेग्लेक्ट किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वेदांत दर्शन की। इसकी जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड में देखते हैं कि जो वेदांत दर्शन है वो बेस्ड है उपनिषद पर, भगवद गीता पर, ब्रह्म सूत्रास पर। तो इट इज द कल्मिनेशन ऑफ वैदिक फिलॉसफी, हम इसको कह सकते हैं। अब इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें माना गया है कि जो ब्राह्मण है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है और जो हमारी आत्मा है वो ब्राह्मण के इक्वल है। यहाँ पर माया को इल्यूजन माना गया है, यानी कि जो माया का एक सिद्धांत है वो दिया गया है कि जो मोह माया है वो इल्यूजन है, वो एक टाइप का भ्रम हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन, यानी कि जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारी नॉलेज होती है वो हमें उसी के द्वारा हमें मोक्ष मिलता है। इसके बाद वेदांता में कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन बताए गए हैं, जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन करवाना उनका एम होता है, मोक्ष की प्राप्ति करवाना, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाना और सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ विवेक यानी कि शांति का डेवलपमेंट खुद में करवाना। इसके बाद यहाँ पर जो करिकुलम होता है उस करिकुलम में वेदास, उपनिषद, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स पढ़ाई जाती है। एथिक्स और मॉरल एजुकेशन लर्नर्स को दी जाती है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो सुनकर, खुद से रिफ्लेक्ट करके यानी कि ध्यान और मनन करके, उसके अलावा मेडिटेशन करके, ये जो टीचिंग मेथड्स हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन, हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो रोल ऑफ टीचर होता है, जो गुरु होता है वही होता है स्पिरिचुअल गाइड, वही होता है वहाँ पर टीचर। यहाँ पर जो लर्नर होता है, लर्नर को शिष्य कहा गया है, जो कि डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करता है, डिवोशन को प्रैक्टिस करता है और मेडिटेशन और जो कंटेम्पलेशन होता है उसे वो प्रैक्टिस करता है। इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर भी सेम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, उसे बढ़ाने पर बल दिया गया है। मोरल और एथिकल जो रिफाइनमेंट है वो यानी कि किसी जो उसका जो नैतिक जो या फिर जो चारित्रिक शुद्धता है उस पर फोकस किया गया। होलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन की इसमें बात की गई है कि जो शिक्षा है वो हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए, किसी एक क्षेत्र में नहीं। उसके अलावा यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो कम फोकस किया गया है वोकेशनल एजुकेशन पर और मटेरियलिस्टिक एजुकेशन पर, ज़्यादा फोकस किया गया है मेडिटेशन पर और एथिकल वैल्यूज़ पर और जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है उन पर। इसके बाद हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन का जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड है वो जो प्रोपाउंड किया गया था वो किया गया था महर्षि कपिल ने, और ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल सिस्टम है, हम इसे कह सकते हैं। और इसका जो नेचर है वो डुअलिस्टिक है यानी कि द्वैतवादी है। अब इसके कुछ बेसिक फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले है पुरुष और प्रकृति यानी कि कॉन्शियसनेस और मैटर। उसके बाद है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स की जो यूनिवर्स है, जो सृष्टि का विकास कैसे हुआ है। इसके बाद है लिबरेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, यानी कि जब किसी व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान आ जाता है, उसमें विवेक आ जाता है, एक समझ आ जाती है, तो उसे मुक्ति मिलती है। एम्स ऑफ एजुकेशन इन संख्या कह सकते हैं कि
यहाँ पर भी अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन थ्रू नॉलेज यानी कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर फोकस किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति यानी कि जब इंसान को पुरुष और प्रकृति में भेद समझ आ जाता है तो ये जो इनका मेन एम होता है सांख्य दर्शन का। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि जो बौद्धिक विकास है वो भी एम्स ऑफ एजुकेशन में आता है। इसके करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी और लॉजिक, इसके अलावा नेचुरल साइंस, एथिक्स और सेल्फ नॉलेज, ये सब चीज़ें करिकुलम में आती हैं। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग की इसमें बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग का इसमें यूज़ किया जाता है, ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल डिस्कशंस यूज़ किए जाते हैं, रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन है उसका भी यूज़ इसमें किया जाता है। यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वो एक इंटेलेक्चुअल गाइड होता है जो कि लर्नर्स को हेल्प करता है ताकि वो ट्रू नॉलेज को, सत्य ज्ञान की तरफ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जा सके। जो लर्नर का रोल यहाँ पर होता है काफ़ी डिसिप्लिन होता है, रैशनल होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, शिक्षार्थी तर्कशील होता है, चिंतनशील होता है और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित होता है। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की इसमें हम बात करते हैं तो साइंटिफिक और रैशनल आउटलुक यानी कि यहाँ पर जो मेन अप्रोच होती है वो होती है वैज्ञानिक और तर्क संगत। उसके अलावा रीजनिंग और साइकोलॉजी पर इसमें एम्फेसाइज किया गया है और बैलेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल और जो मटेरियल नॉलेज है उसे बैलेंस करने पर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। इसमें जो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो आलोचना जो है वो है इसमें कि ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है यानी कि कुछ ज़्यादा ही, कुछ अधिक ही बौद्धिकता पर बात की गई है, लेकिन जो इमोशनल है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसे यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया है, इमोशनलिटी की कोई बात नहीं की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम कुछ इंडियन फिलोसफर्स जो हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि अरबिंदो, गांधी, टैगोर, कृष्णमूर्ति, और एक नए जो फिलोसफर हैं इस सिलेबस में ऐड हुए हैं वो है सोनम वांगचुक। और सभी जो फिलोसफर्स हैं वो हमारे प्रीवियस सिलेबस में भी थे, लेकिन नए सिलेबस में वो तो हैं ही, साथ में सोनम वांगचुक ऐड हो चुके हैं। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडियन फिलोसफर और उनका एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो इंडियन फिलोसफर ने एजुकेशन को सिर्फ बुकिश नॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि उसमें स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स, कल्चर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों को भी इंटीग्रेट किया है, इन सब चीज़ों को भी मिलाया है। तो श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कृष्णमूर्ति और सोनम वांगचुक जैसे थिंकर्स ने एजुकेशन को लर्नर सेंटर्ड, वैल्यू बेस्ड, लाइफ ओरिएंटेड और नेशन बिल्डिंग फोकस्ड बनाया है। तो अब इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री अरबिंदो की, जिनका जो जन्म है वो था 1872 और 1950 जो है उनका डेथ ईयर था। तो इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी थी जो अरबिंदो के अकॉर्डिंग, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी एजुकेशन से ही जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। तो अरबिंदो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का काम है माइंड, बॉडी, इमोशन, सोल, इन सब का बैलेंस्ड डेवलपमेंट करना। उनका मानना था कि जो नॉलेज है वो ऑलरेडी हमारी आत्मा में एग्जिस्ट करती है, हमारी सोल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो एजुकेशन है वो उसे अनफोल्ड करती है, उसे निखारने का काम, उसे प्रकट करने का काम करती है। इनके अकॉर्डिंग जो एम्स ऑफ एजुकेशन थे वो था सबसे पहले इंटीग्रल डेवलपमेंट करना बॉडी का, माइंड का और स्पिरिट का। इसके अलावा जो हमारा इनर पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमताएं हैं उनका विकास करना, मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाना। इसके अलावा जो हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वर्ल्ड यूनिटी है, विश्व एकता है, उसके लिए किसी व्यक्ति को तैयार करना। करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, योगा, ह्यूमैनिटीज, साइंस और आर्ट्स, इसके अलावा इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी, मोरल और स्पिरिचुअल स्टडीज जो हैं इन पर फोकस किया जाता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में यहाँ पर जो लर्निंग बाय सेल्फ डिस्कवरी यानी कि खुद से डिस्कवर करके जो चीज़ें याद की जाती हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके अलावा मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, फ्रीडम विद डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये सभी जो टीचिंग मेथड्स हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वो एक गाइड की तरह होता है, हेल्पर की तरह होता है, ना कि इंस्ट्रक्टर की तरह। वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता बल्कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को गाइड करता है ताकि वो अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो कर सके। इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हॉलिस्टिक और स्पिरिचुअल
एजुकेशन पर फोकस करता है, इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करता है, यानी कि जो व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति का उस पर उसकी रिस्पेक्ट करता है। उसके अलावा वैल्यू बेस्ड और लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन को ये प्रायोरिटी देता है। और इनकी आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म इस बात पे किया गया है कि जो हमारे थॉट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और उनको बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करना, बिहेवियर में लागू करना डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन पर भी इसमें थोड़ा कम बल दिया गया है। उसके बाद हम महात्मा गांधी की फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं, तो गांधी जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी जो है वो बेसिक एजुकेशन यानी कि नई तालीम पर बेस्ड है। उनका मानना ये है कि जो एजुकेशन है वो प्रोडक्टिव हो और रियल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशन है वो सेल्फ रिलायंट भी किसी इंसान को बनाए, और वो जो ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें एजुकेशन का कोर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एम्स ऑफ एजुकेशन है गांधी की फिलॉसफी में, वो ये है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, अच्छा कैरेक्टर फॉर्मेशन हो, सोशल सर्विस और जो सिटीजनशिप है, ये सभी जो भावनाएं हैं किसी व्यक्ति के अंदर वो डेवलप हों। उसके अलावा सेल्फ रिलायंस हो थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। अब इसके करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया गया है। मदर टंग को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना गया है कि यदि कोई गुरु अपने शिष्य को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसकी मदर टंग का यूज़ किया जाए। यहाँ पर सोशल स्टडीज़, हाइजीन और मोरल एजुकेशन जैसी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग और क्राफ्ट बेस्ड टीचिंग, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है। रोल ऑफ टीचर में यहाँ पर टीचर एज अ फ्रेंड, गाइड और रोल मॉडल की तरह एक्ट करता है। और इसके अलावा इसकी जो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है उसमें बताया गया है कि एजुकेशन को रियल लाइफ और वर्क के साथ लिंक किया जाए। उसके अलावा जो डिग्निटी ऑफ लेबर है यानी कि श्रम की गरिमा है उस पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, तो इसमें भी जो सोशल और मोरल वैल्यूज़ हैं उन पर उनको डेवलप करने का, उनको प्रमोट करने की बात कही गई है। अब जो इसकी आलोचना है वो इस बात पर की गई है कि इसमें हस्तकला यानी कि क्राफ्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है और यहाँ पर जो हायर एजुकेशन के स्कोप हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, काफ़ी सीमित हो जाते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना है कि एजुकेशन शुड बी इन हार्मनी विद नेचर, यानी कि जो एजुकेशन है वो नेचर के साथ मिलकर होनी चाहिए। उन्होंने अपोज किया कि मेडिकल, रिजिड और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो एजुकेशन है ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो फ्रीडम, जॉय और क्रिएटिविटी को प्रमोट करे, तो ऐसी एजुकेशन जो है वो किसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए। इस फिलॉसफी में जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को डेवलप करना, फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करना, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की भावना को फैलाना, और एस्थेटिक और मोरल डेवलपमेंट करना। अब इसमें करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, नेचर स्टडी, ह्यूमैनिटीज़ एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, ये सभी चीज़ें जो हैं करिकुलम में आती हैं। इनके जो टीचिंग मेथड्स में आते हैं लर्निंग थ्रू नेचर, यानी कि नेचर के माध्यम से सीखना, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ें सिखाना, फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन जैसी कुछ एक्टिविटीज़ करवाना। जैसे इसमें आ जाते हैं जैसे डिबेट हो गया, स्पीच हो गया, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद रोल ऑफ टीचर इसमें होता है। जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर और इंस्पायरर की तरह काम करता है। और इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर जो क्रिएटिविटी और एस्थेटिक एजुकेशन है उस पर स्ट्रेस दिया गया है, उस पर बल दिया गया है, और जो इंटरनेशनल आउटलुक है उसकी भी बात की गई है, और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि जो लर्नर है उसके चारों तरफ, उसके इर्द गिर्द सब कुछ होना चाहिए। इसका जो क्रिटिसिज्म है वो इस बात पर किया गया है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कम फोकस किया गया है, और जो ये सब चीज़ें हैं इनको मास एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब हम कृष्णमूर्ति की जो फ़िलॉसफ़ी है उसकी बात करते हैं, तो इनका मानना ये है कि एजुकेशन शुड फ्री द माइंड फ्रॉम फ़ियर, कंडीशनिंग एंड अथॉरिटी। तो ये मानते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि इंसान फ्रीली सोच सके, उसको किसी चीज़ का डर ना हो, उसकी कंडीशनिंग अच्छी हो और उस पर किसी की जो अथॉरिटी है वो ना हो। उनके अकॉर्डिंग पर्पज़ ऑफ एजुकेशन ये है कि इंसान में सेल्फ अवेयरनेस आए, उसके जो थॉट्स हैं उनमें फ्रीडम आए, उनमें स्वतंत्रता आए,
आए, वो जो जी चाहे वो सोच सके और अपने हिसाब से चीज़ें सीख सके और कर सके। उनके अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो सेल्फ नॉलेज गेन करना, फ्रीडम फ्रॉम फियर और कंडीशनिंग यानी कि भय और मानसिक बंधनों से मुक्ति होना, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिविटी। और इसके करिकुलम की बात करें तो फ्लेक्सिबल और नीड बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। इन्होंने ह्यूमैनिटीज और लाइफ स्टडीज पर फोकस किया है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में यहाँ पर डायलॉग, डिस्कशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जैसी जो मेथड्स हैं उनको यूज किया। और रोल ऑफ टीचर में यहाँ पर टीचर को लर्नर की भूमिका निभाता है, यानी कि सह अधिगामी होता है। वो ये होता है कि बच्चे के साथ वो भी कुछ सीख रहा है, नॉट एन अथॉरिटी, किसी टाइप की अथॉरिटी नहीं होता। इसके अलावा इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल और सोशल फ्रीडम, पीस ओरिएंटेड एजुकेशन की बात की गई है। इसका जो क्रिटिसिज्म है वो किया गया है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसका अभाव है, कोई स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनाया गया है और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की और ये जो टॉपिक है ये न्यूली ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक एक मॉडर्न इंडियन एजुकेशनल रिफॉर्मर है जो कि लद्दाख से बिलोंग करती हैं। वो एम्फेसाइज करते हैं कंटेक्चुअल, प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल एजुकेशन पर। उनका मानना ये है कि एजुकेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो सभी को मिल सके। उसके अलावा उनका ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो लोकल कल्चर और अपने जो एनवायरनमेंट है उससे लिंक होनी चाहिए, स्पेशली लद्दाख में। इनके फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन है प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड लर्निंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन करना नई नई, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रिलायंस। और करिकुलम के अकॉर्डिंग लोकल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में चीज़ें सीखना, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जो जुड़ी हुई पढ़ाई है वो करना, लाइफ स्किल और वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर आ जाती हैं। और मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये फोकस करते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर और इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर। यहाँ पर जो रोल ऑफ टीचर है वो होता है मेंटर का और एक इनोवेटर का, जो कि अपने लर्नर की हेल्प करते हैं नई चीज़ें इनोवेट करने में, उनको प्रेरित करने में। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन को रियल लाइफ प्रॉब्लम से लिंक करना चाहिए और जो प्रमोशन है सस्टेनेबल और इंडिविजीनियस नॉलेज का वो यहाँ पर करना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो अभी 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट हो। इसके अलावा इसकी जो क्रिटिसिज्म है, जो आलोचना है, वो इस बात पर की गई है कि जो इस टाइप की एजुकेशन है, इनोवेटिव एजुकेशन है, वो व्यापक स्तर पर लागू करना काफ़ी कठिन है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचाना काफ़ी कठिन है। और इसके अलावा रिसोर्स डिपेंडेंट ज़्यादा है, यानी कि संसाधनों पर जो निर्भरता है वो अभी थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम लास्ट में कंक्लूजन की बात करते हैं कि इंडियन फिलोसफर्स ने एजुकेशन को हॉलिस्टिक बनाया, वैल्यू बेस्ड बनाया, लर्नर सेंटर्ड बनाया और लाइफ ओरिएंटेड बनाया। और स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज का इंटीग्रेशन एजुकेशन को इंडिविजुअल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पावरफुल टूल भी बनाता है। तो जो आज ये इन थिंकर्स के आइडियाज़ हैं वो नेशनल डेवलपमेंट और ग्लोबल हार्मनी के लिए इक्वली रेलिवेंट हैं, हम ऐसा कह सकते हैं।